सुप्रभात बच्चों। हम लोग इसके पहले क्या निराश हुआ जाए पाठ 3 प्रस्तावना, लेखक परिचय और सारांश पढ़ चुके हैं। इस पाठ के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध बहुत प्रसिद्ध निबंध है। इस निबंध में लेखक ने समाज में जो अनाचार दुराचार फैला हुआ है वह बाहरी स्तर पर है और लेखक कह रहे हैं कि अभी भी मनुष्य के अंदर आस्था यानी विश्वास कायम है कि जीवन में भले ही कितनी तरह की घटनाएं क्यों ना घटित हो, फिर भी हमें कभी भी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। तो बच्चों हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पहला पैराग्राफ है। लेखक कह रहे हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। मन बैठ जाना, उदास होना मुहावरा है। क्यों बैठ जाता है? क्योंकि लेखक समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार। समाचार तो बच्चों हमारे देश में कितने तरह के समाचार है शायद आप लोगों को पता होगा कि जैसे गुजरात समाचार, संदेश, लोक सत्ता, टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, उजाला, आज तक, युग, ऐसे अनेक समाचार पत्र जिसे कहते हैं अखबार या न्यूज़पेपर। तो उसमें क्या है? ठगी। ठगी का अर्थ होगा चालबाज। डकैती यानी डाका डालना। चोरी यानी चोरी, छोटी चोरी, 1 पैसे की चोरी कर लाखों की चोरी से कहते हैं चोर। उसके बाद है तस्करी। तस्करी का अर्थ होगा बच्चों की चोरी करके, बराबर कि जिस तरह आदमी हम देखते हैं कि हम कई बार सुनते हैं कि भाई नकली नोट आई है, बराबर दूसरे देश से नकली नोट हमारे देश में आई है। जब दूसरे देश से नकली नोट हमारे देश में आता है तो उसे कहते हैं सीमा पार, बराबर। सीमा पार क्या हुआ? माल लेकर आना या जाना, उसे तस्करी कहा जाता है। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का अर्थ होगा अनैतिक आचरण, कि ऊपर से अच्छा दिखावा करते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत सत्यवादी हूँ। एक कहावत है, मुख में राम बगल में छोरी, बराबर कि हाथ में माला लेके बैठा हुआ राम राम जप रहे हैं, लेकिन मौके की तलाश में रहते भाई इस मौका मिल जाए तो क्या करो, इसका गला काट के सारा धन दौलत सब कुछ ले लो। उसे कहते हैं भ्रष्टाचार, बराबर। तो आरोप प्रत्यारोप का अर्थ होगा कि एक दूसरे पे क्या करना? आरोप लगाना। यानी कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। कुछ ऐसा वातावरण बन गया हो, वातावरण ने माहौल, लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह यानी शक, दृष्टि यानी नजर। जो जितने ऊंचे पद हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। दोष आने बुराई। कि लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश के जो समाचार पत्र हैं वो किससे भरे पड़े हुए हैं? चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार से भरे पड़े हुए हैं। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में जो राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं? वो सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बराबर। और ऐसा लगता है इन सभी को देख करके कि देश में कोई ईमानदारी नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? सभी एक दूसरे को शक की दृष्टि से देख रहे हैं। और जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर विराजमान है, जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर कार्यरत है, उनमें सभी लोग क्या? बुराइयां देख रहे हैं। और वो लोग अपने काम में अपने स्वार्थ के लिए क्या कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। देश के हित के बारे में काम बहुत कम होता है। ये सब देखकर लेखक का मन इसीलिए बैठ जाता है। तो बच्चों दूसरी पंक्ति हम पढ़े, दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता,
जो कुछ भी करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे। उस दोष आने बुराई, बराबर। कि लेखक कह रहे हैं कि मेरी बहुत बड़े आदमी से मुलाकात हुई, उसने कहा था कि दुनिया में सुखी आदमी वही है। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं करता है। सही बात है। और जब हम देखते हैं कि जब कोई भी आदमी है, आप जब कुछ करते हैं और जो आदमी बैठा हुआ सामने वो क्या करता है, वो हम लोगों में कमियां निकालता है और ऐसा करते तो ऐसा रहता। कि जिस तरह हम देखते हैं कि मैच जब शुरू होता है, बराबर, तो हम लोग कहते हैं अरे भाई हमारे देश कैप्टन हार गया, इतना भी रन नहीं बना पाया, बराबर। लेकिन जब वहां हम खुद जाके करें तब पता चलता है कि भाई पिच पर दौड़ना कितना मुश्किल है। कहना बड़ा आसान है, करना मुश्किल है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, बराबर। कि जो उसके अच्छे गुण हैं, अच्छे गुण क्या करते हैं, हम लोग उसे ढक देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, उसकी अच्छाइयों पर पानी फेर देते हैं। उसे थोड़ा बहुत कुछ गलत हो गया तो गलत बात हो गई तो उससे क्या, उसको लोग दोषी और बुरा साबित करने में लग जाते हैं। और यहाँ तक तो ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगे। उसके बाद उसके काम को क्या करते हैं और उसको लंबा चौड़ा बना करके पेश करते हैं। दोष किसमें नहीं होते हैं, लेखक कहते हैं दोष बुराइयां किसमें नहीं, हर एक बुराइयां किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। कोई आदमी दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहे हैं, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कि लेखक करें अगर देश में ऐसे हालात रहे कि दूसरे में कमियां दिखाने लग जाएंगे, उसकी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलने लग जाएंगे, उसकी अच्छाइयों को उजागर नहीं करेंगे, साबित नहीं करेंगे, तो देश में दोषी अधिक दिख रहे हैं और गुणी बहुत कम। अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा, एक चिंता का विषय देश के लिए बन जाएगा। आगे लेखक तीसरी पंक्ति में, तीसरे पैराग्राफ में कह रहे हैं, क्या यही भारतवर्ष है? कि क्या हमारा भारतवर्ष वही है जिसे हम कहते हैं कि यह भारतवर्ष का देवों की पवित्र भूमि है, महान पुरुषों महान ऋषियों की भूमि है, जिसका सपना तिलक, तिलक कौन, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी ने देखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गौर में डूब गया है। हमारे देश की जो महान हस्तियां हैं, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय, किन्होंने हमारे देश को विकसित करने के लिए संस्कृति सभ्यता का जोर शोर से क्या किया था, प्रचार और प्रसार किया था। क्या वही भारत देश है? कि लेखक आगे कह रहे हैं कि किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। अतीत ने बीता हुआ, जो संस्कृति जो सभ्यता थी वो क्या थी, बहुत पुरानी थी, आज वो नहीं रह गई है, गह्वर ने वो गड्ढा में चला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोप और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनुष्यों ने ऋषि मुनियों के सपनों का भारत है। यह भारत किसका है? हमारे ऋषि मुनियों के। हमारे भारत देश में कौन कौन से ऋषि मुनि हुए हैं? दुर्वासा ऋषि मुनि, भागीरथ ऋषि मुनि, बराबर, और एक से एक गुरु भी इसी भूमि पर हुए हैं। यह भूमि भारत की भूमि पावन भूमि, पवित्र भूमि है। क्यों पावन और पवित्र भूमि है? क्योंकि इसी भूमि पर राम और कृष्ण ने जन्म लिया। इसी भूमि पर विश्वामित्र गुरु द्रोणाचार्य ने भी जन्म लिया। इसी भूमि पर एक से महान साहित्यकार, कवि और वैज्ञानिकों ने भी जन्म लिया है। तो इस पूरा कहने का तात्पर्य है
कि भारतवर्ष क्या है, एक प्राचीन और विशाल देश है। सदियों से इस भारत देश में क्या अनेक जातियां आई और आ करके बस गई, और जातियों ने क्या किया, हमारे धर्म को ही उन लोगों ने अपना लिया और यहीं आए और यहीं के होकर रह गए। कौन होकर रह गए, आर्य, द्रविड़, मुसलमान, हिंदू और यूरोप। यह क्या है, भारत के आदर्शों की मिलन भूमि है कि भारत में ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति है कि जो भी आता है वो भारत की सभ्यता और संस्कृति में समा जाता है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यता का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियां क्या हुई, घुल मिल गई। हमारे भारत की जो संस्कृतियां हैं और विदेशी संस्कृतियों के साथ क्या उसमें घुल मिल के उसे अपना लिया। भारतीय समाज में देश विदेशी तरह तरह के लोग आए और इसी में समा गए। इसलिए कहा गया है कि भारतवर्ष क्या है, महामानव समुद्र है। क्या है, महामानव समुद्र। कि जिस तरह समुद्र की गहराई को नहीं मापा जा सकता है, उसी तरह भारत देश इतना विशाल देश है कि एक कोने से दूसरे कोने जहाँ चलते चलते चले जाओ, जंगल है, वन है, नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, जहाँ देखो वहाँ क्या है, मानव का बसवाट है, मानव बसे हुए हैं। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। यह सही है, इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले, बराबर, ईमानदारी से मेहनत करके जीविका ने रोजगार, अपना खर्चा, अपना पालन पोषण, निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। निरीह का अर्थ होगा बच्चों, क्या होगा निरीह का अर्थ, कमजोर। कमजोर कौन है, जो लोग श्रमजीवी, बराबर, जो मेहनत करके कमा रहे हैं। कैसे हैं, भोले भाले, बहुत सीधे साधे, बराबर। वो लोग पिस रहे हैं, दिन रात एक करते हैं, फिर भी उनका क्या होता है, भरण पोषण ठीक से हो पाता नहीं है। लेकिन जो लोग झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले, बराबर, जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे लोगों का रोजगार क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है। मुहावरा है, फलना फूलना यानी तरक्की करना या विकसित होना। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है कि बता रहे हैं कि ईमानदार मूर्ख लोग हैं, बराबर। ईमानदार लोगों किसके समान बताया है, मूर्ख के समान बताया है। और बराबर, और इन्हीं के हिस्से में, किसके हिस्से में, जो लोग मेहनत करके कमा रहे हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। किसके हिस्से में पड़ी है, बेबस, जो लाचार हैं। वही लोग सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं। वही लोग क्या है, भीरू यानी डर। वही लोग धर्म से डरते हैं, बराबर। वही लोग झूठ फरेब नहीं कर पाते, लोगों के साथ धोखाधड़ी नहीं करते। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। अभी जो धोखाधड़ी करके आगे बढ़ रहे हैं, अब इन लोगों के मन में ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास नहीं रह गया है। कि लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जो लोग ईमानदारी परिश्रम से अपने जीविका चला रहे हैं, बराबर, और वही लोग पिस रहे हैं, बराबर, वही लोग क्या हो रहे हैं, उन्हीं लोगों की तरह तरह की मुश्किलें उनके जीवन में आती हैं। और जो लोग झूठ और फरेब करके रोजगार चला रहे हैं, वो दिन और प्रतिदिन के आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे लोग क्या हैं, ऐसे लोगों में क्या ईमानदारी, सच्चाई इनके अंदर देखने को मिलता नहीं है। इसके बाद बच्चों देखते हैं दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर कि परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है, लेखक कह रहे हैं
क्योंकि ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है, ऊपर जो कुछ बताया, वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। कि यह सब जो कुछ भी है किसकी देन है? मनुष्य निर्मित। इन सभी का निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने ही किया है। किसका निर्माण? सच्चाई, ईमानदारी, झूठ और फरेब। नीतियों की त्रुटियां, त्रुटियां ने कमी, बराबर, कि हमें कमियां देखने को मिलता है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेध को बनाती है। कि मनुष्य हमेशा अपने बुद्धि के द्वारा नए हालात, नए नियम, कायदे कानून क्या करते हैं? सब कुछ बनाते हैं। कौन बनाता है? मनुष्य सब कुछ बनाता है। लेकिन उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। जो कायदे कानून हमारे समाज में, हमारे देश में बनाए जाते हैं, वो कौन बनाता है? मनुष्य, बराबर, अपने बुद्धि के द्वारा और हालात को ध्यान में रखकर। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी एक नियम सुखकर नहीं होते हैं। बराबर, कि कायदे कानून सभी के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कभी वो कायदे कानून सबके लिए सुखकर होते नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, हमारे भारत के लोग लॉकडाउन में कई जगह पर फंसे हुए थे, बराबर। तो जो पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोगों को लाने के लिए सरकार ने क्या, उनको सुख और सुविधा दिया गया और उनको एक राज्य में से या दूसरे देश में से उनको लाया गया। लेकिन जो गरीब, जो मजदूर वर्ग हैं, जो कारखाने फैक्ट्री में काम करते हैं, बराबर, ऐसे लोगों को उनके घर पर भेजने के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई, जो हम सभी लोगों ने न्यूज में और समाचार पत्रों में देखा है, बराबर। कायदे कानून बनाएंगे, लेकिन सभी के लिए वो कायदे कानून अलग अलग तरीके से साबित हुए। तो लेखक आगे की लाइन बता रहे हैं, कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते हैं, क्योंकि कायदे कानून सभी को सुख देते नहीं है। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परिलक्षित आदर्शों से टकराते हैं। कि जो हमारे देश के जो कायदे कानून बनाए गए वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, युगों युगों का है। परिचित ने कसौटी पर सही साबित होना। जो कायदे कानून बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? आदर्शों के साथ क्या कसौटी पर सही साबित किया जाता है। कभी वो साबित हो भी पाते हैं कायदे कानून सही, कभी नहीं भी हो पाते। इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होती है। ऊपरी सतह ने ऊपर के लोग जो हैं, बराबर, आलोड़िता ने मथना। जब कायदे कानून बनाते हैं तो उस कायदे कानून में क्या होता है? सभी लोग आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि अगर एक कायदे कानून ऐसा नहीं ऐसा बनाया गया होता तो कितना अच्छा होता, बराबर। हम लोग क्या करते हैं? मीन में कमियां निकालने बैठ जाते हैं, लेकिन जो बनाता है उसे पता चलता है कितना मुश्किल सभी को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। कि कायदे कानून में परिवर्तन पहले भी आया है और आज भी आया है और आने वाला समय में भी आता रहेगा, बदलता रहेगा। लेकिन कायदे कानून वही रहेंगे, लेकिन बदल क्या दिया जाता है? कानून की भाषा बदल दी जाती है। तो अब अंतिम पंक्ति हम पढ़ेंगे बच्चों। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। कि बता रहे हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक ने हमारी सुख सुविधा की जो वस्तुएं हैं उन्हें कभी संग्रह किया, उन्हें कभी इकट्ठा किया नहीं है। कि भारतवर्ष ने किसे इकट्ठा किया था? उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? आंतरिक तत्व यानी मन, अंदर की आत्मा।
वही चरम, चरम माने अंत, और परम है, परम माने प्रिय। अंदर की आत्मा ही क्या है? प्रिय आत्मा है, और वो सभी के अंदर विराजमान है। कह रहे हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। कि लेखक कह रहे हैं कि हर एक मनुष्य में ये 4 गुण तो उपस्थित ही हैं, स्वाभाविक यानी कुदरती हैं। कौन से? लोभ, मोह, काम, क्रोध। विकार यानी खराब गुण, एक खराब गुण सभी में ही है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना। कि इन 4 गुणों को प्रधान यानी मुख्य मान लेना नहीं चाहिए, क्योंकि इनसे ऊपर भी कोई गुण है। बराबर। तो आज हम बच्चों इतना ही करेंगे पेज नंबर 7 तक, और आने वाले समय में आगे की चर्चा करेंगे। और आप लोगों के पेज नंबर 7 के शब्दार्थ और मुहावरे मैं आपको लिखने के लिए दूंगी। आप लोग उसने अपनी कॉपी में लिख डालिएगा, और साथ साथ इसे याद करते भी रहना है। धन्यवाद।